हाय गाइस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुप 13 कवर किया था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। सो जैसा कि हम बात करेंगे, विल फर्स्ट टॉक अबाउट के ये जो ग्रुप है ग्रुप 14, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आप जानते हैं जैसे कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p2 है, ठीक है। और उसके बाद सिलिकॉन आता है तो दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम लोग ns2 np2 लिख सकते हैं, बिकॉज जो n की वैल्यू है s और p के लिए वो सेम है। तो जनरलाइज करते हुए हम उसे n लिख सकते हैं। तो जैसे कार्बन है 1s2 2s2 2p2, तो s का इलेक्ट्रॉन भी 2s में है और p का भी इलेक्ट्रॉन 2p में है, तो कॉमन नंबर 2 है। तो सिंस द नंबर्स आर कॉमन फॉर s एंड p, इट कैन बी रिटन एज ns2 np2। ओके, सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड। और इस कार्बन मतलब ये जो फैमिली है कार्बन वाली, इसके मेंबर्स कौन कौन है, तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और उसके बाद लेड है। सो दिस इज़ हाउ द एलिमेंट्स आर अरेंज, ठीक है। सो जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, ठीक है, वही अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेक इफ़ देर आर एनी एक्सेप्शंस विच आर नॉट इन लाइन विद द जनरल ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं कि आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो यू नो द वैल्यू चेंजेस एंड यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द वैल्यू चेंजेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो उसके रिलेटेड क्या एक्सेप्शन है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जनरल ट्रेंड फॉलो करती हैं वो भी हम देखेंगे। सो कोवेलेंट रेडियस की मैंने आपको बात की थी कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो न्यूक्लियस से लेकर जो दूर तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है आउटर मोस्ट शेल तक, उसका क्लियर डिमार्केशन नहीं होता। तो यू नो इट कैन चेंज अ बिट। सो उसके बेसिस पे हम लोग एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन नहीं करते। तो एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन करने का सबसे सही तरीका है कि जब दो एटम आजू बाजू में हो तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे आप हाफ कर दीजिए, तो जो आपको वैल्यू मिलती है दैट इज़ योर कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। So that is how we generally determine the radius of any atom and we compare sort of, जिस तरह से हम कंपेयर करते हैं ना कि कार्बन का रेडियस सिलिकॉन से कम है, सिलिकॉन का रेडियस जर्मेनियम से कम है, तो हाउ डू वी नो दिस, राइट। सो उसके लिए कोवेलेंट रेडियस आपको पता करना होता है। तो कोवेलेंट रेडियस पता करने का सबसे सही तरीका ये है कि ये पहला सिलिकॉन का एटम, ये दूसरा सिलिकॉन का एटम, दोनों के बीच में जो न्यूक्लियस है उन दोनों को कनेक्ट कीजिए और उस डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कोवेलेंट रेडियस। एंड एज अ जनरल ट्रेंड्स सजेस्ट, जैसा होना चाहिए कि नीचे जाने पे द साइज़ शुड सॉर्ट ऑफ इंक्रीज, बिकॉज एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है और उसके साथ साथ जो एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड होती है कोर इलेक्ट्रॉन्स की, उसके वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज़ रीचिंग टू द आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस। And obviously if the effective nuclear charge decreases, the size of that particular atom must increase. So that is why it is generally proposed that as you go from down the group, for any group, in most of the cases you will see कि जो रेडियस है वो बढ़ता है, whereas it decreases along the period, because period में उल्टा होता है, वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की जगह पे बढ़ता है। तो if the attraction is reaching more compared to the preceding element, so that should naturally lead to decrease in the size of the succeeding element. So it increases as we go down from carbon to silicon, from silicon to Pb, a small increase in the radius is observed, right। एक छोटा सा marginal increase in the radius आपको देखने को मिलता है। This is due to the presence of completely filled DNF orbitals in heavier members। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से साइज़ को अफेक्ट करते हैं। तो वो न्यूक्लियस से निकलने वाले अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट शेल तक ठीक से पहुँचने नहीं देते। मान लीजिए आपके एटम के अंदर लेट से 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उन 14 न्यूट्रॉन्स का जो टोटल अट्रैक्शन है वो 14 के 14 न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन आखिरी इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचता या वैलेंस शेल तक नहीं पहुंचता। सम ऑफ द अट्रैक्शन गेट्स डिस्ट्रॉयड और इज़ एब्जॉर्ब्ड और इज शील्डेड बाय द कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन है, पर जो एग्जैक्ट अट्रैक्शन फील हो रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और ये कौन करता है? कोर इलेक्ट्रॉन्स। और जनरली ये जो शील्डिंग जिसे कहते हैं, जो शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, इट्स नथिंग बट द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो कोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बीच का जो रिपल्शन है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो कम अट्रैक्शन पहुंचने देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक। अब ये बहुत सीधा सा रिलेशन, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने जो स्पेस ऑक्यूपाई की होती है वो स्पेस जितनी छोटी होती है उतना ही रिपल्शन ज़्यादा होता है, और वो स्पेस जितनी बड़ी होती है उतना ही रिपल्शन कम होता है।
तो आप जानते हैं कि सबसे छोटे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके डी होते हैं, उसके बाद एस होते हैं, उसके बाद पी होते हैं, डी होते हैं और एफ होते हैं। तो डी और एफ सबसे बड़े ऑर्बिटल्स में से। तो ऑब्वियसली क्योंकि डी और एफ बड़े ऑर्बिटल्स हैं, उनकी साइज़ ज़्यादा है, इस वजह से उनके अंदर रिपल्जन कम होगा, और रिपल्जन कम होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जनरली ब्लॉक होता है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो you would find more attraction reaching the outermost shell. The effective nuclear charge would increase rather than decreasing, and that is why you will see a problem in certain cases, that because of the entry of the bigger orbitals, the effective nuclear charge would increase instead of decreasing, and that is why you will see a small shrink in the size. So याद रखिएगा, बहुत ही important चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इज़ ऑल अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू आर रिक्वायर्ड टू सपोज टू गिव टू एन एटम that is in the gaseous form and is also isolated, right? There should be no influence of any other force on that particular atom, so that whatever amount of energy you are putting to remove that electron is purely ionization enthalpy, right? तो ताकि किसी और चीज़ का इन्फ्लुएंस ना हो, हम लोग डेफिनेशन में ही कंसिडर करते हैं कि जिस भी एटम का आप आयनाइजेशन एंथैल्पी कंसिडर कर रहे हैं वो आपका गैसेस और आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। दो कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्या होता है, हर एटम हर एलिमेंट की जो कह सकते हैं हम लैटाइस एंथैल्पी वो बहुत अलग होती है, जो कोहेसिव एनर्जी वो बहुत अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोई उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो ये एनर्जी जो है उस टोटल वैल्यू में जब इंक्लूड होंगी तो जो सही फिगर है इलेक्ट्रॉन को निकालने का, वहाँ तक आप कभी नहीं पहुँच पाओगे। यू विल ऑलवेज गेट अ कन्फ्यूजिंग फिगर, एंड जिस बेसिस पे आप जज करेंगे माइट बी उसके अंदर जो डेटा है वो सही नहीं होगा टू कंपेयर टू एटम्स। तो अगर हम एक कॉमन ग्राउंड पे, एक फेयर ग्राउंड पे दो एलिमेंट्स को और उनके एटम्स को कंपेयर करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको पहले तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर उन्हें आइसोलेट करें, और फिर कार्बन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालिए, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन, फिर सिलिकॉन के अंदर से आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर जर्मेनियम में से आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो ऐसे क्या होगा कि आप एक कॉमन ग्राउंड पे तीनों आइटम को कंपेयर कर पाएंगे, और उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और कौन सा एटम का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, राइट। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पर जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमें एक कॉमन ट्रेंड देखने को मिलता है कि एज यू गो डाउन द ग्रुप the ionization enthalpy decreases, right? You have to put lesser efforts to remove the outermost electron because of the simple thing that an extra layer of electrons is added in terms of the core electrons, and the electrons move further from the nucleus, which decreases the overall effective nuclear charge reaching to the valence electrons. So if the effective nuclear charge that is reaching to the valence electrons is decreasing, this obviously means that removing electron is going to be difficult as you go down the group, right? Pretty simple. So small decrease in ionization enthalpy from silicon to germanium to tin and slight increase of ionization enthalpy from Sn to Pb is consequence of the poor shielding effect of intervening d and f orbitals, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरली आपको कहीं पर भी अगर एक्सेप्शन देखने को मिले कि आपके एलिमेंट्स जो हैं वो रेगुलर पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ बढ़नी चाहिए या ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और उसकी जगह बढ़ रही है, विच मीन्स सर्टेनली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेंज हुआ है, जिस तरह से चेंज होना चाहिए उस तरह से चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। नीचे जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, पर अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ा होगा। कैसे बढ़ता है? एक ही तरीका है कि शील्डिंग अच्छे से नहीं होगी। शील्डिंग कब अच्छे से नहीं होगी? जब बड़े ऑर्बिटल्स आएंगे जैसे डी और एफ, ठीक है। तो मतलब ये प्रेडिक्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्यों जो है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने की जगह बढ़ गई, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से होगा, जो कि फिर जुड़ा हुआ है शील्डिंग इफेक्ट से, जो कि फिर जुड़ा हुआ है साइज ऑफ द ऑर्बिटल से। बिकॉज बड़ी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाते, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देते हैं, और जो छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं एस और पी वो बहुत अच्छे से शील्ड करते हैं, खास करके एस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये भी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो उस बॉन्ड को आप कितना अपनी तरफ खींच के रख पाते हैं, कितना वो बॉन्ड पोलराइज होता है आपकी तरफ, वो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। और उसका सीधा सीधा मैंने रिलेशनशिप बताया था कि जो है मेटलिक कैरेक्टर से, क्योंकि मेटल्स देखिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करके रख पाते, उनके इलेक्ट्रॉन्स पहले से लूज होते हैं, और उसी वजह से देखिए अल्कली जो एटम्स होते हैं उनकी साइज़ सबसे बड़ी होती है पीरियोडिक टेबल में। तो जो एलिमेंट्स अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके नहीं रख सकते, वो दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो बॉन्डिंग पेयर हो या फिर
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कहाँ से रख पाएंगे, राइट। सो मेटलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप मान सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक आप चीज़ जानते हैं कि नीचे जाने पे जो मेटलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेल डिक्रीज। सो द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज़ फॉर द एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड आर ऑलमोस्ट सेम। बट यहाँ पे इस फैमिली में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि कार्बन की ज़्यादा है और उससे कम सिलिकॉन की और उससे कम जर्मेनियम की होनी चाहिए। पर यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि सिलिकॉन से लेकर लेड तक, ठीक है, सबके सब एलिमेंट्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट एक बराबर है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर। और इसी तरह के पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली नीट में आ सकते हैं, ठीक है, और बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरी खास रिक्वेस्ट है आपसे कि वो टॉपिक्स जो हैं टेबल में दिए हुए हैं, जो हमारे चार्ट्स हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, उनको भी आप ध्यान से देखें। और अगर आपको कोई ट्रेंड दिखता है जो कि फॉलो नहीं हो रहा, जैसे हमने देखा था एल्यूमिनियम की फैमिली, बोरॉन की फैमिली में, कि ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ बढ़नी चाहिए, पर इनफैक्ट गैलियम जो कि एल्यूमिनियम के नीचे आता है उसकी साइज़ एल्यूमिनियम से छोटी है। तो इस तरह के एक्सेप्शंस की नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सारे चार्ट्स, यू कैन गो थ्रू ऑल द चार्ट्स साइमल्टेनियसली and then note down the points with respect to the exceptions of that particular property so that it becomes handy when you are revising, और एग्जाम के पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। The next that we are going to discuss for the group 14 is the oxidation state. So the common oxidation state that are shown by the elements of the group are +4 and +2. तो सिंपल है कि जिस तरह से ग्रुप 13 के एलिमेंट्स +2 और +1 दिखाते थे, इस फैमिली के मेंबर्स +4 और +2 आपको दिखाएंगे, राइट। ग्रुप 13 वॉज शोइंग +3 एंड +1, यहाँ पे आपको +4 और +2 देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो आपको वही ट्रेंड देखने को मिलेगा कि नीचे जाने पे, राइट, नीचे जाने पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे भी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। यही सेम चीज़ जो है हमने ग्रुप 13 में देखी थी। तो यहाँ पे भी देखिए वही प्रॉब्लम है कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप निकालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट्स हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन देकर आयनिक बॉन्ड बनाना तो किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। सो कंपाउंड्स इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली कोवैलेंट। फिर इन हैवियर मेंबर्स द टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मच हायर, जो कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि नीचे जाने पे जो छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अगेन इसका रीज़न था इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि जो NH2NP2 है, तो स्टार्टिंग में तो चारों के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पर नीचे जाने पे पुअर शील्डिंग की वजह से S के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन मिलता है। अट्रैक्शन मिलेगा तो वो स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल होंगे तो उन्हें इनर्ट बोलेंगे, और जो इनर्ट होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो पहले ऊपर के मेंबर्स में चारों 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे, S के भी P के भी, नीचे S के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ P ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से आपका +2 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और कार्बन और सिलिकॉन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, शो करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग के मेंबर्स हैं। जर्मेनियम फॉर्म स्टेबल +4 कंपाउंड्स एंड फ्यू कंपाउंड्स शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो जर्मेनियम ज़्यादातर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और कुछ उसके कंपाउंड्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। द टिन फॉर्म्स कंपाउंड इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर Pb कंपाउंड शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और +2 इज़ ऑब्वियसली मोर स्टेबल देन +4। तो क्योंकि देखिए Pb सबसे नीचे वाला मेंबर है, तो ऑब्वियसली उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए अगर Pb आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं, जैसे आप PbCl4 लेते हैं, तो फटाक से PbCl2 में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो अगर वो +4 से आसानी से +2 में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब वो बहुत आसानी से रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे केसेस में वो क्या हो जाएगा, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। इट वुड बिकम अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम एलिमेंट शो कोवैलेंसी ऑफ मोर देन 4। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमने ग्रुप 13 में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से एल्यूमिनियम जो है वो 6 कोवैलेंट बॉन्ड्स तक जाता है, उसकी कोवैलेंसी 6 तक जाती है। तो 4 तो होती है, 6 तक भी जाती है। जैसे सिलिकॉन देखिए 6 बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, SiF6 जर्मेनियम बना रहा है। और इसके अंदर क्या होता है कि आप लोन पेयर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट से अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे भी आप देखिए जिस तरह से एल्यूमिनियम
जब 6 बॉन्ड बनाता था तब वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता था। तो उसी तरह से यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन भी अपने कंपाउंड्स में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। अब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो जनरली दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, MO और MO2, ठीक है। दैट्स द नंबर ऑफ ऑक्साइड्स दैट आर फॉर्म। और एक चीज़ हमने बहुत पहले डिस्कस की है और मैंने आपको क्लास में भी बताई है कि जो देखिए ऑक्साइड्स जनरली 4 तरह के होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो एम्फोटेरिक जैसे बेरिलियम जो है उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक होता है, और जैसे N2O है वो न्यूट्रल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पर एक कॉमन चीज़ हम देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कार्बन का ऑक्साइड है, सिलिकॉन का ऑक्साइड है, जर्मेनियम का ऑक्साइड है, और लेड का ऑक्साइड है, टीन का ऑक्साइड है। तो आप जानते हैं नीचे जाने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं, और ऊपर की तरफ नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए आपके पास एक ही एलिमेंट के 2 ऑक्साइड है, जैसे CO है और CO2 है, तो ऑब्वियसली जब आपका जो मेन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ेगा तो आपके ऑक्साइड्स की एसिडिटी बढ़ेगी। तो CO2 है और CO है, तो उसमें ऑब्वियसली CO2 ज़्यादा एसिडिक है CO के मुकाबले, ठीक है। तो जब आपके पास ऐसे एक से ज़्यादा ऑक्साइड हो और आपको उनका नेचर कंपेयर करना हो, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि जब ऑक्साइड्स जो हैं उनमें जो मेन आपका सेंट्रल एटम है उसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो उसके साथ साथ एसिडिटी भी बढ़ती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है SiO ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो SiO जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वैसे सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जो है स्टेबल नहीं होता, वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली मोर एसिडिक देन दोज इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर सेम एलिमेंट हो और उसके अंदर 2 अलग अलग ऑक्साइड्स हों, तो वो ऑक्साइड जिसके अंदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। अब देखिए डाइऑक्साइड्स हम देख रहे हैं, तो डाइऑक्साइड्स ऑफ CO2, SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक, वेयरएज SnO2, PbO2 आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये एग्जांपल्स आपको देखिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि CO2, SnO2, GeO2 जो है वो एसिडिक हैं, जबकि SnO2, PbO2 और वो जो है एम्फोटेरिक हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको बताया था न्यूट्रल होता है। GeO जो है वो एसिडिक है, जबकि SnO, PbO एम्फोटेरिक है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब पानी के साथ रिएक्टिविटी देख लेते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, लेकिन टिन जो है वो स्टीम के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है और हाइड्रोजन देता है। तो ये रिएक्शन भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि Sn+2H2O हीट करने पे SnO2 और 2H2 देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। तो देखिए हेलोजेंस जो है वो MX2 और MX4 2 तरह के कंपाउंड बनाते हैं हेलोजन के साथ। एंड सीधी सी बात है, नीचे जाने पे MX2 ज़्यादा स्टेबल होगा और ऊपर के जो मेंबर्स हैं वो MX4 में ज़्यादा स्टेबल होंगे। एक्सेप्ट कार्बन, ऑल अदर मेंबर्स रिएक्ट डायरेक्टली विथ हेलोजन, ठीक है। कार्बन के अलावा बाकी के जो मेंबर्स हैं वो सीधा सीधा रिएक्ट करते हैं। सुटेबल कंडीशन टू मेक हैलाइड। सो मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर। ज़्यादातर जो है हैलाइड्स कोवेलेंट होंगे, और जो सेंट्रल एटम होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑब्वियसली क्या होगा, sp3 होगा। दे ऑल्सो हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब sp3 होगा तो ऑब्वियसली जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। इसमें एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं कि SnF4 और PbF4 ये जो हैं वो कोवेलेंट की जगह आयनिक होते हैं। ये चीज़ आपको एक ध्यान में देना जरूरी है कि SnF4 और PbF4 जो है वो कोवेलेंट की जगह क्या होते हैं, आयनिक। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग थिंग्स। देखिए PbI4 जो है वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीज़न क्या है, देखिए कार्बन फैमिली की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि उनके पास देखिए 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक एलिमेंट के तौर पे आप कितने बॉन्ड्स बना पाते हैं कोवेलेंट, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं ना कि कार्बन का जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है और वो 2p में जाता है। तो पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर बाद में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इसलिए वो 4 बॉन्ड बना पाता है। लेकिन कोई भी एलिमेंट छोटे और मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में क्यों जाएगा, बिकॉज ये अवबव के खिलाफ है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि भले आपके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाए, लेकिन जब आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप 2 ही बॉन्ड बना पाते हैं, लेकिन जब आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप 4 बॉन्ड बना पाते हैं।
तो उस 4 बॉन्ड बनाने से बहुत भयंकर आपको फ़ायदा होता है। दैट इज़ लाइक कि लाइक 20,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपने 2 लाख रुपए कमाए, उस तरह की बात हुई कि आपने जो है इलेक्ट्रॉन्स को अनपैड करवा दिया, और पहले 2 बॉन्ड बना सकते थे आप, लेकिन अब आप 4 बॉन्ड बना पा रहे हैं। तो उस 4 बॉन्ड बनाने के बाद आपकी ओवरऑल जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। पहले भले आपने कुछ पोटेंशियल एनर्जी अपनी बढ़ा दी, लेकिन अब उस 4 बॉन्ड बनाने के बाद आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड बनाने पे क्या उतना फ़ायदा हुआ, जितना पहले नुकसान हुआ क्या उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर ऐसा होता है तभी बॉन्ड बनता है। तो कार्बन मीथेन क्यों बनाता है? बिकॉज अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके वो 2 की जगह 4 बॉन्ड बना पाता है, और 4 बॉन्ड बनाने से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो वही जो चीज़ है वो आपकी PbI4 में नहीं हो पाती। तो Pb और I के जो बॉन्ड होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते कि उससे इतनी एनर्जी रिलीज़ हो कि जो आपने पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया उसकी आप भरपाई कर पाएँ। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट फिजिबल एज वी सी इन केस ऑफ मीथेन एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, राइट। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में इतनी ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी और जब बॉन्ड बनेंगे तब एनर्जी रिलीज़ ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली नुकसान होगा, तो बॉन्ड टूट जाएगा। वो मतलब एलिमेंट रिश्ता रखते ही नहीं है, जहाँ पे भी नुकसान हो वो रिश्ता होता ही नहीं है ना। बॉन्डिंग एक तरह से रिश्ते की तरह है, और वो तभी होता है जब दोनों का फ़ायदा होता है। बोथ ऑफ देम आर गेटिंग स्टेबल एंड द पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट ऑफ शुड डिक्रीज। इफ दैट डजंट हैपन, दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप वुड नॉट वर्क, राइट। इट्स ऑलवेज म्यूचुअल, राइट। हमेशा 2 तरफा होती है, ठीक है, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले के मुकाबले जब आप कंबाइंड स्टेट में आते हैं तो पहले के मुकाबले आपकी पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सीधी सी बात है कि वो रिलेशनशिप विल नॉट लास्ट। स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो नीचे जाने पे जो डाई हैलाइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। सीधी सी बात है कि नीचे जाने पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। कंसिडरिंग द थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2, whereas PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4। सो नीचे के एलिमेंट्स जो हैं वो +2 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होंगे, और जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो +4 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होंगे। Except CCl4, other tetrachlorides are easily hydrolyzed by water because the central atom can accommodate the lone pair of electrons from oxygen of water molecule in d orbital। ठीक है, तो कार्बन का जो टेट्राक्लोराइड है उसके अलावा जो बाकी के टेट्राक्लोराइड्स हैं उसको छोड़ के, CCl4 को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो टेट्राक्लोराइड्स हैं वो जो है हाइड्रोलिसिस दिखाते हैं। कार्बन का टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाता बिकॉज सीधी सी बात है कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो डी ऑर्बिटल के ना होने की वजह से कार्बन जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बाकी के मेंबर्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल किस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल सिलिकॉन पे अटैक करेगा और एक एक करके वो क्लोरीन को रिप्लेस करता जाएगा। तो पहले एक क्लोरीन को रिप्लेस करता है तो एक OH आता है, फिर दूसरे को रिप्लेस करता है, ऐसे कर करके सारे के सारे क्लोरीन्स को वाटर रिप्लेस कर देगा और 4 OH आ जाएंगे। तो इस कंपाउंड को सिलिसिक एसिड कहा जाता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड है सिलिसिक एसिड। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए डायमंड की बात करें तो अब हम लोग जो है अपने लास्ट टॉपिक्स पे आ गए हैं इस चैप्टर के। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की हम बात करें, आप जानते हैं कि कार्बन के जो है 4 एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ग्राफीन। ग्राफीन इनमें से सबसे नया वाला है जिसकी डिस्कवरी के लिए ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशंस हैं। देख रहे हैं आप कैसे डिवाइसेस हमारे छोटे होते जा रहे हैं। आप एक छोटे से मोबाइल का जो प्रोसेसिंग पावर है वो एक वक्त पे जो PC का प्रोसेसिंग पावर होता था उससे ज़्यादा है, ठीक है। 2-2 GB की रैम आपको फ़ोन में मिल रही है, 4-4 GB, 3-3 GB की, तो बहुत बड़ी बात है। ये मिनिएचराइजेशन जो हुआ है कि आप कॉम्पैक्ट डिवाइसेस बना पा रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आज के तौर पे ग्राफाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सो डायमंड के अंदर ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इज लिंक टू 4 अदर एटम्स बाय यूजिंग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स इन द टेट्राहेड्रल फैशन। तो आप जानते हैं कि डायमंड के अंदर हर कार्बन डायरेक्टली 4 दूसरे कार्बन एटम से अटैच होता है और उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 154 पिकोमीटर होती है। द स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स इन स्पेस एंड प्रोड्यूसेस अ रिजिड 3-डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो एक 3-डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स जो होते हैं ना, ये जो एक्सटेंडेड नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होते हैं डायमंड के बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से डायमंड दुनिया का सबसे स्ट्रांग नेचुरल जो है वो कंपोनेंट कंस्टिट्यूएंट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड देयरफॉर डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट है।
इट इज़ यूज्ड एज एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स, ठीक है। तो जब आप मशीन से जो है, जो मशीन जो होती है ना, जो बेसिकली ज़मीन में होल्ड करने के लिए, ड्रिलिंग के लिए यूज़ होती हैं, तो उनकी नीचे की लेयर जो है वो कई बार डायमंड की बनी होती है। तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टफनेस की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को घिसना होता है और बहुत ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आप डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ यूज इन मेकिंग डाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब में आप जानते हैं जो फिलामेंट यूज़ होता है वो टंगस्टन का होता है, बिकॉज टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो वहाँ पे भी जो है डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है उन फिलामेंट्स को बनाने के लिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डायमंड। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रेफाइट जिस तरह से डायमंड में हर कार्बन डायरेक्टली जो है आपका 4 कार्बन से अटैच था, ग्रेफाइट में हर कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। तो लेयर्स आर हेल्ड बाय वंडर वाल फोर्सेज। तो ये जितने भी देखिए हम पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये सारे एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा वो लोग पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट इज इनकरेक्ट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपको अच्छे से याद होना जरूरी है। तो ग्रेफाइट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्स आर हेल्ड बाय वंडर वाल फोर्सेज एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेयर्स इज 340 पिकोमीटर। तो जो 2 लेयर होती है उनके बीच का डिस्टेंस 340 पिकोमीटर होता है। ईच लेयर इज कंपोज ऑफ द प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। तो हर एक लेयर में जो है हेक्सागोनल रिंग होती है कार्बन एटम की। और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है आप देख रहे हैं ये डायमंड से कम है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड जैसा नेचर आपको देखने को मिलता है। ईच कार्बन इज sp2, ईच कार्बन इन द हेक्सागोनल रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, हर कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो 3 सिग्मा बनते हैं, ठीक है, उसकी वजह से। एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स द पाई बॉन्ड। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता वो पाई बॉन्ड बनाता है। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट। तो जो पूरी शीट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड मेक द ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, वो आसानी से घूम सकते हैं, जिससे ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ग्रेफाइट क्लीव्स बिटवीन द लेयर इजीली एंड देयरफॉर इज सॉफ्ट एंड स्लीपरी। तो आप जानते हैं ग्रेफाइट के अंदर पहले से पता था हमने कि लेयर्ड अरेंजमेंट होती है, जिससे वो बीच से आसानी से कट सकता है। तो आसानी से कट जाता है तो एक पे दूसरी लेयर आराम से बैठती है। तो कैसे जब पेंसिल से लिखते हैं तो ख़त्म होती जाती है, क्योंकि एक बार एक लेयर दूसरी लेयर पर बैठ रही है। तो ग्रेफाइट जो है वो बीच से क्योंकि पूरी तरह से टूट जाता है, इस वजह से वो सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, आसानी से स्लिप करता है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल ल्यूब्रिकेंट के तौर पे किया जाता है। देखिए, जब आप ल्यूब्रिकेंट, आप जानते हैं बेसिकली फ्रिक्शन कम करने के लिए ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस मशीन में आप उस ल्यूब्रिकेंट को डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर इतना हाई है कि आपका लिक्विड वेपराइज हो जा रहा है। तो देखिए वो लिक्विड कभी अपना काम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो या तो आपको ऐसी मशीनों में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे स्टेबल हो, ऐसे लिक्विड्स की ज़रूरत होती है, या तो फिर आप सॉलिड का इस्तेमाल करें जो पहले तो नेचुरली सॉलिड हो, फिर जब उस मशीन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो और फिर वो ल्यूब्रिकेंट का काम करें। तो ग्रेफाइट उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत सही बैठता है। सो जनरली वो मेल्ट नहीं होता, लेकिन जब मशीन्स अपने हाई ऑपरेशनल टेम्परेचर को रीच करती हैं तो वहाँ पे फिर ग्रेफाइट आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड देन इट वर्क्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। सो ग्रेफाइट का इस्तेमाल ल्यूब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक है, इन मशीन्स दैट ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर। तो ये पॉइंट आपको एक तरह से बहुत अच्छे से याद रखने। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पी ब्लॉक 1 है 11th स्टैंडर्ड का वो ख़त्म होता है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स जो हैं बोर्ड ने कंसिडर किए वो सारे हमने डिस्कस किए डिटेल में। तो मेरा यही सुझाव है आपके लिए कि इस चैप्टर को आप अच्छे से रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और बार बार इसकी शॉर्ट नोट हर तीसरे दिन लिखते रहिए, तभी जाके आपको ये चैप्टर याद होगा। अदरवाइज इस तरह के चैप्टर्स को लर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के, बिकॉज उसके भी वीडियोस मैंने बना दिए हैं, कुछ ही 2 वीडियोस बाकी हैं, तो उन वीडियोस को भी मैं डालूंगा, तो वो चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जीओसी की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी भेज दी है और उसके प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं जीओसी के वो भी मैं आपको भेजने वाला हूँ। तो क्या होगा, चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपको उस चैप्टर के रिलेटेड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपका जो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जनरली आप एक चैप्टर कंप्लीट करके जब मूव ऑन कर जाते हैं तो इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज उस चैप्टर के अपने क्वेश्चन इनफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो दैट मेक्स योर subject or that particular topic weaker. So it's very very important to do rigorous practice once you complete a particular chapter, right? तो उससे क्या होगा, वो चैप्टर्स आपको ना कि सिर्फ आपको अंदाज़ा आएगा कि कितना समझ में आया है, और वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगा। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्यों चैप्टर के ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है।
एंड इसके साथ साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, अब तक हमने जितना भी कवर किया है, तो आप पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। एंड उसके बाद हम लोग कुछ टेस्ट भी जो है रखेंगे, डीपीपी भी सॉल्व करेंगे इन चैप्टर्स के रिलेटेड। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, तो उससे क्या होगा कि इन चैप्टर्स के रिलेटेड जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।